Good morning, students. Welcome back again. So, yesterday we discussed half of the portion of the lesson 10. So, today onwards, continue, we'll start from new paragraph. Okay. कल हम लोग डिस्कस किए थे मशीन एज. एक्चुअली वी आर लिविंग इन मशीन एज. एवरीबडी नोज विदाउट मशीन our life will be difficult or maybe problem we have to face. After that, Stone Age. During the time of early humans, they used stone weapons to kill the animals or to make their caves. Okay, so that is called Stone Age. After that, they discovered copper. That was the first metal, okay, discovered by the early humans. After that, bronze, iron. When the iron came into their life, okay, their life, so that was the most important incident in their life. Iron made him so powerful as never before. That's why it is called the Iron Age. After the invention of iron, so steam engine has come in 1769. Who was invented it? It was invented by the James Watt. That is called the machine age. It's the beginning of the machine age. Again, George Stephenson, he was made the railway engine in 1814. The name of the engine was Blücher. And the second, by the same person, he made rocket, okay, in 1829, so as the model of steam locomotives. Till here we have done. So today, mass communication and industrial revolution. Mass production and industrial revolution. The term mass production is used for the method of producing goods in large quantities at low cost. You just imagine, जब से मेरा ट्रेन पटरी पर आने लगा, ओके, वो मेरा उसमें ऐसा चेंज आ गया कि क्रांति आ गया. उन लोग का लाइफ में क्या आ गया? क्रांति आ गया, परिवर्तन आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी चीज़ हम लोग ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो उस चीज़ को अगर मार्केट में हम नहीं लेके जाने के लिए अगर कोई साधन नहीं रहेगा उस चीज़ को हम मार्केट में बेचने के लिए, तो हमको दिक्कत होगा और हम लॉस में जाएंगे. लेकिन जब से मेरा ट्रेन चालू हो गया, ट्रेन का इंजन बनना शुरू हो गया, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, बड़ा बड़ा गाड़ी आ गया, शिप आ गया, एरोप्लेन आ गया, तो उसके बाद आदमी का लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गया. बहुत सारा सामान मिलने लगा कम दाम में, ठीक है, एट लो कॉस्ट. उसी को बोलते हैं मास प्रोडक्शन. ओके, एक ही समय पर बहुत सारा गुड्स और द सामान एक फैक्ट्री से, एक इंडस्ट्री से निकालना, और वो भी कम दाम में. ओके, और उस चीज़ को हम अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह जहाँ पर उसका अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर उसका ज़रूरत है, उस जगह को हम ट्रेन के थ्रू, हवाई जहाज़ के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू, बस के थ्रू या कोई भी एक ऐसा साधन के थ्रू उस जगह तक पहुँचाएंगे, तो मेरा जो बिजनेस है वो क्या होने लगेगा? बिजनेस फील्ड में बहुत चेंजेस आएगा. इट बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द यूज़ ऑफ मशीन्स. ये तभी पॉसिबल है जब हम मशीन को यूज करेंगे. मास प्रोडक्शन बिकेम द की नोट ऑफ इंडस्ट्री. So this is the keynote of industry. Many big factories were set up were good in large quantities. See, during this time, many factories, big factories were set up to produce the goods, large amounts of goods in low cost, at the low cost. People started leaving their village to work in big factories. अगर हम बात करेंगे तो गांव देहात का एरिया में हम बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर हमको बहुत सारा जो मशीन लगेगा वो नहीं मिलेगा.
लेकिन हमको लेबर मिल जाएगा, और उसी गांव का लेबर सब जाके कहाँ पर अपना एड्रेस चेंज करता है जहाँ पर उसका रोज़ कमाई हो, इनकम हो, ठीक है। और उस समय का मेन इनकम, सोर्स ऑफ इनकम था फैक्ट्रीज और बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर लोग भरपूर मात्रा में उसका लोग का ज़रूरत पड़ता था काम करने के लिए, और वो लोग वहीं पर शिफ्ट करते थे अपना रहन सहन। दिस गेव राइज टू बिग सिटीज़, इसी कारण सिटी में ज़्यादा क्राउड होता है, ओके, क्योंकि सिटी में हर फैसिलिटी आपको मिलता है। देयर वॉज ए ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस पीरियड देयरफॉर इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसी के कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ओके। इसमें क्रांति आना, इसी इंडस्ट्री के थ्रू, इसको ही बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन ब्रिटेन इन लेट 1700। अब आप खुद सोचिए, एक बड़ा सा फैक्ट्री चलाने के लिए उसमें बहुत सारा वर्कर का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, काम मिल जाता है, और वो लोग अपना गांव, घर, फैमिली छोड़ के उस काम के लिए जाता है। अंडरस्टैंड? फ्यूल्स फॉर जाइंट मशीन्स। अब जाइंट मशीन्स में कौन सा फ्यूल्स लगता है उसके विषय में एक बार पढ़ लेते हैं। इन द बिगिनिंग स्टीम वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। शुरू में तो स्टीम एनर्जी ही काम में हम लोग लगाते थे, ओके। भाप से चलने वाला जो उसमें कोयला डालते हैं, कोयला से आग जलाते हैं, और उसी आग से ही हीट पैदा करके वाटर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उस वाटर का जो स्टीम होता है वो स्टीम के थ्रू हम लोग अपना काम चलाते थे शुरू में। स्टीम कुड बी obtained by boiling water. To boil water, fire was required, which in turn needed coal or wood. Thus, coal or wood was the main source which could supply energy. That's why स्टीम करने के लिए हमको कोल या तो वुड का ज़रूरत पड़ता था, क्योंकि हमको वाटर को क्या करना है, स्टीम करने के लिए बॉयल करना पड़ता है, आग का ज़रूरत है उस समय। फ्यूल्स फॉर जाइंट मशीन्स। In the beginning, steam was used to run engines and machines. Steam was produced either by burning coal or wood. Later on, mineral oil, gas, natural gas and electricity were introduced to get energy for machines. शुरू में तो हम लोग भाप से ही काम चलाते थे, कोल से, वुड से काम चलाते थे, लेकिन बाद में हम लोग फिर इसी मशीन को मॉडिफाइड करके मिनरल ऑयल से चलाने के लिए, मिनरल ऑयल में पेट्रोलियम, डीजल, गैसोलीन, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, दिस आर द मेन फ्यूल्स टू रन द बिग जाइंट मशीन्स, ओके। यू जस्ट इमेजिन, अगर आप घर से बस में बैठते हैं स्कूल के लिए, तो बस भी एक मशीन है ना। अब वो मशीन को चलाने के लिए हमको पेट्रोल या तो डीजल का आवश्यकता पड़ता है। अंडरस्टैंड? कोल इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ सप्लाई एनर्जी। हाउ? कोल वॉज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल टू बी यूज्ड इन मशीन्स ऑन ए लार्ज स्केल. Coal is found deep below the Earth's surface. At first, some coal deposits were almost on the Earth's surface. With their increasing demand, the coal mines became deeper and deeper. Some coal mines today are 3 to 4 kilometers deep. In the beginning, coal was used in a big way. However, as the deposits of coal are limited and will be exhausted in near future, man started searching for other source of energy. आपको पहले बता दिया, कोल और वुड इज ऑल्सो द सप्लाई एनर्जी फ्यूल, ओके, इट कम्स ऑल्सो द फ्यूल. सो दिस कोल विल गेट फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड. इसको हम लोग क्या करते हैं,
अंडर द ग्राउंड से निकालते हैं, डिगिंग करके इसको निकालते हैं, जो हमको कहाँ पर मिलेगा, अर्थ के नीचे से। ओके, ज़मीन के नीचे से हमको क्या मिलता है, कोल मिलता है, और इसी कोल के थ्रू हम लोग अपना काम चलाते हैं, बिग बिग मशीन्स को रन करने के लिए यूज़ में लाते हैं। लेकिन धीरे 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 यही कोल का डिमांड ज़्यादा होने लगा। कोयला का डिमांड अभी भी है, कोई कोई इंडस्ट्री में कोल का यूज़ होता है। इसी कारण कोई कोई जगह पर some coal mines are today are 3 to 4 kilometers deep. In the beginning, coal was used in a big way. However, as the deposit of coal are limited and will be exhausted in near future, man started searching for other source of energy. Yes, अगर हम लोग कोल का इस्तेमाल इसी तरह डे बाय डे करते रहेंगे तो हो सकता है लाइफ में हमको बाद में परेशानी होना पड़ेगा, और इसी कारण हमको इस सप्लाई को कम करके दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी को खोजना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सो दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम, दिस आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ यूजिंग इन बिग मशीन्स और फैक्ट्रीज और industries. Okay, for today this much only. We'll discuss, continue tomorrow. Thank you.